हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम मैग्नेटिक फील्ड को एक्सटेंड करेंगे। इसमें ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बायर-सावर्त लॉ देखेंगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड का समझिए कोर है, कोर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उस पर हम करेंगे। उसके बाद हम आगे डेरिवेशन देखेंगे। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर, सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, बेसिक देखते हैं सबसे पहले ये, क्योंकि ये अगर नहीं समझ में आएगा तो बायर-सावर्त लॉ भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम बेसिक से देखते हैं। और ये एक एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली में होता क्या है। और स्टेट एक्सपेरिमेंट होता ये है कि एक हम इंसुलेटिंग रॉड यूज करते हैं। इस पे हम इंसुलेटिंग होता है, इस पे हम यूज करेंगे इस टाइप से। इधर देखिए, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा आपका साउथ पोल। ये हम यूज करते हैं इससे। और इस एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं, और इसके जस्ट एबव एक हम वायर लेते हैं, दैट इज कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर लिए, इसमें कुछ करंट है, जैसा कि ए और बी है, ए से बी की तरफ करंट है। और ये इसलिए लिए जिससे हमको ये पता चले, इसको मैग्नेटिक नीडल कहते हैं। दिस इज मैग्नेटिक नीडल। ये मैग्नेटिक नीडल है जो कि फ्रीली है, किस तरीके से, वर्टिकली, जो कि अपने एक्सिस पे वर्टिकली अभी क्या होगा, ये मूव, विच इज free to move on its axis, on its vertical axis। एक निडल है जो कि हम इसमें यूज किए, और इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। सिंपल सा बात है। पहले हम करंट इसमें नहीं डाले हैं, सबसे पहले क्या किए, एक मैग्नेटिक नीडल है, ये बना किस चीज का होता है, ये इंसुलेटर का होता है, इंसुलेटिंग बॉडी का बना होता है। इस पे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसा हम दो फिगर बना दिए हैं। अब हम देखते हैं, एक निडल है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्टेड है। पहले हम करंट इसमें नहीं हम डालते हैं, करंट हम बाद में डालेंगे। इसके ऊपर हम क्या है, एक कंडक्टिंग वायर है, दिस इज कंडक्टिंग वायर। अब हम करेंगे, अब एक्सपेरिमेंट है तो इसमें कुछ करेंगे, सिंपल सा बात है। अब हम करंट फ्लो करेंगे, जिससे इससे क्या हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब इससे हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और ये हम देखेंगे कि इसमें डिफ्लेक्शन किस तरफ होता है। तो ये बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है, इसमें कुछ नहीं किए हैं। ये हम बस ये चेक करने के लिए देखेंगे करंट का डायरेक्शन किधर है। हमको डायरेक्शन पता करना है कि करंट के डायरेक्शन चेंज करने से या करंट नहीं होने से इस पे क्या फर्क पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस करता है। ये तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा ये हम देखेंगे। तो इसमें हम क्या किए, सिंपली एक इंसुलेटिंग कंडक्टर लिए और उसके ऊपर जस्ट एबव, इसको जस्ट एबव, ज्यादा दूर नहीं है, तो बस दिखाने के लिए किए, जस्ट एबव दिस इंसुलेटिंग ट्यूब आर विच इज फ्री टू मूव अबाउट ऑन इस एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। ये मूव करेगा वर्टिकली है, ये देखिए, या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो या तो ये नॉर्थ से साउथ है, सिंपल सा बात है, तो या तो ये ईस्ट की तरफ मूव करेगा या वेस्ट की तरफ, जब ये वर्टिकली है। अब ध्यान से देखते हैं, अब इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं, करंट विच इज डायरेक्टेड ए टू बी। जब हम ए से बी करते हैं तो हमको क्या होता है, तब ये जो है, जब हम ए से बी की तरफ करंट बहाते हैं, तब इसका जो निडल है
ये निडल जब हम इसको when current moves from A to B, then magnetic needle deflect towards west। किस तरीके से मूव करेगा? कब? जब केस 1 हम यूज किए, जब करंट को हम ए से बी की तरफ मूव करवाएं, तो क्या हुआ? इसका जो मैग्नेटिक निडल है जो कि वर्टिकली मूव है, जब इक्विलिब्रियम में हम इसको नॉर्थ से साउथ एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहां लिख लीजिए एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है तब ये नॉर्थ से साउथ होता है इसका डायरेक्शन। जब ये इक्विलिब्रियम, जब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है, उसके बाद हम तब जब हम ये इस पोजीशन पे इनिशियल स्टेज पे जब एट इक्विलिब्रियम, उसके बाद हम क्या किए? ए से बी हम क्या किए? करंट को हम इसमें घुमाए, हम ए से बी की तरफ। तो क्या हुआ? व्हेन द करंट मूव्स फ्रॉम ए टू बी देन द मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। अब देखिए सेकंड पॉइंट में होगा व्हेन करंट इज रिवर्स इलेक्ट्रिक करंट, यहां भी लिखिए इलेक्ट्रिक करंट, when electric current is reverse then magnetic needle deflect towards east। जब हम क्या किए? अब इसका डायरेक्शन को हम चेंज कर दिए, ए से बी जा रहा था, बी से ए लिए, तो क्या हुआ? पहले वेस्ट के तरफ ये डिफ्लेक्ट कर रहा था, अब ये किस तरफ डिफ्लेक्ट करता? व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज रिवर्स्ड, जब उसका डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दिए, ए टू बी, यहां लिख लीजिए बी टू ए, रिवर्स के बगल में बी टू ए, ये क्या था? ए टू बी, ये हुआ बी टू ए। तब क्या हुआ? इसका जो डायरेक्शन है, ये जो डिफ्लेक्ट किस तरफ किया? ईस्ट के तरफ किया। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है। अब हम देखते हैं कि इससे हमको पता चलेगा कि इसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जो कि इस एक्सपेरिमेंट से हम देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा वो वायर्स-ओवर लॉ बताएगा, और ये इसका डायरेक्शन के लिए हम ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं। देखिए डायरेक्शन के लिए हम क्या क्या यूज किए? एक तो हम इससे हम चेक करें कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। करंट हम प्रोड्यूस किए, तो जब भी होता क्या है, जब हम करंट डालते हैं तो उसके अगल बगल क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होता है। जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होता है, वैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होता है। तो मैग्नेटिक लाइंस से इसके अगल बगल प्रोड्यूस हुआ यानी कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। और डायरेक्शन के लिए हम ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसमें क्या एक्सपेरिमेंट में हम किए? पहले हम ए टू बी करंट को हम क्या किए? जस्ट इसके एबव, इसके इट इज वेरी क्लोज टू, एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होता है, बस इस फिगर में इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो क्या किए? ए टू बी जब हम इसको मूव करवाएं तब क्या हुआ? ये डिफ्लेक्ट किया, ये निडल डिफ्लेक्ट किया। ये निडल हमेशा वर्टिकली, अब देखें नॉर्थ से साउथ था, तो इसको हम पहले रखे हैं, और ये जो निडल है ये किधर डिफ्लेक्ट किया? वेस्ट के तरफ। जब ए टू बी है, यही इसी को हम रिवर्स कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बी टू है। अब हम लिखेंगे कंक्लूजन।
अब इसको मिटाएंगे, उसके बाद लिखेंगे कंक्लूजन। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या क्या सीखे। जब भी आएगा आपको बोर्ड के एग्जाम में तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, कंक्लूजन, थ्योरी और ये पूरा जो बताया है। तो अब तक हम ये देखें कि एक एक्सपेरिमेंट किए, अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा वो हम 2-3 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद हम फिर बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ाएंगे। आइए, तो इसका अब हम कंक्लूजन देखेंगे कि इस ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है। इसका सबसे पहला कंक्लूजन है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, क्योंकि नीडल डिफ्लेक्ट किया ईस्ट या वेस्ट। डिफ्लेक्ट तभी करता है जब कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसके वजह से ये मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्ट किया। इसको कंडक्टिंग वायर बोलिए या करंट कैरिंग वायर बोलिए, करंट कैरिंग वायर, दोनों एक ही चीज है। तब इसका हम क्या लिखेंगे अब, कंक्लूजन। आइए अब देखते हैं इसका कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन, मैग्नेटिक फील्ड is produced when magnetic field is produced when magnetic field produced by current कैरिंग वायर। मतलब नीडल डिफ्लेक्ट किया, या ईस्ट की तरफ किया या वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट किया, मतलब कोई ना कोई फील्ड है, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो कि करंट के, जब करंट इसमें नहीं फ्लो कर रहा था तो ये क्या था, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था। लेकिन जब करंट इसमें हम करंट बहाएं तो इसके वजह से क्या, ये डिफ्लेक्ट किया या तो ईस्ट के तरफ या वेस्ट के तरफ। जब ए टू बी जा रहा था, ध्यान से देखिए, जब ए टू बी जा रहा था तो ये किधर जा रहा था, तब था वेस्ट, और जब बी टू ए था तब ये किधर था, ईस्ट। तो इससे ध्यान से देखेंगे कि इसमें हम आगे इसी पे बात करेंगे कि ईस्ट, ए टू बी में ईस्ट के तरफ क्यों गया, अब ए टू बी में वेस्ट के तरफ, बी टू ए में ईस्ट के तरफ क्यों गया। तो पहले तो ये देखें कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस हुआ और वो कौन सा एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया कि ये मैग्नेटिक नीडल है, इससे हमको ये पता चलेगा कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो तो ये डिफ्लेक्ट करेगा। तो डिफ्लेक्ट किया तो क्या पहला पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर। सेकेंड पॉइंट, अब इसका डायरेक्शन, व्हेन electric current is reversed, then magnetic field is also reversed, सिंपल सा बात है, जब करंट को हम रिवर्स किए तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी, या तो यहां लिख दीजिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो रिवर्स। मतलब कि करंट का डायरेक्शन चेंज करा तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज कर गया। तो क्या हुआ, पहला कंक्लूजन हुआ कि ये जब करंट बहता है तो उसके अगल बगल
एक फील्ड जनरेट होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और इसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पे ही डिपेंड करता है। ये हमारा दूसरा कंक्लूजन हुआ। अब मेरा तीसरा कंक्लूजन होगा जो कि पहले भी बता चुके हैं। एक फील्ड जनरेट होता है, इसके अगल बगल एक फील्ड जनरेट होता है जिसको कहते हैं लूप टाइप का होता है। देखिए, नॉर्थ पोल से निकला, साउथ पोल में घुसा। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल से रे निकलता है, साउथ पोल की तरफ हो जाता है। यहाँ से फिर नॉर्थ पोल से निकला, ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेटेड इनटू साउथ पोल। तो यानी कि ऐसे कुछ इस टाइप से बनाता है। नॉर्थ पोल से यहाँ से निकला साउथ पोल में, तो ये it is produced a closed loop. It produced a closed circular loop. It produce नहीं, यहाँ लिख देते हैं टोटल मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, magnetic lines of forms closed सर्कुलर लूप। क्या हुआ, ये एक सर्कुलर लूप यार, इसमें सर्कुलर यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, इट ओरिजिनेटेड लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ओरिजिनेटेड। ये आपको फिगर में दिख रहा है क्या है कि ओरिजिनेट हो रहा है नॉर्थ पोल, इट इज मतलब मैग्नेटिक लाइंस यहां से प्रोड्यूस होता है जो कि नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में घुस जाता है। तो इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड terminated into साउथ पोल। अगर पूछेगा कि इसका डायरेक्शन कैसे होता है, तो ये ओरिजिनेट करता है नॉर्थ पोल से, ये टर्मिनेट किससे करता है, टर्मिनेटेड इनटू साउथ पोल। तो ये आपका है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब हम पढ़ेंगे बायो-सावर्ट लॉ, इसी पे बेस्ड होगा। सो देखते हैं उसको। आइए देखते हैं बायो-सावर्ट लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत। अब इसको हम देखते हैं बायो-सावर्ट है कौन। पहले हम ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट देखें, अब उसी का नेक्स्ट पार्ट है। हम ये देखें कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। अब हम वही वैल्यू आपको इस लॉ से आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ एलिमेंट्री पार्ट लेंगे। जैसा कि अब हम देखे थे कि करंट जब होता है तो उसके अगल बगल, ये देखिए करंट I current produced in it and ये इससे r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे ये पॉइंट है P। अब हमको ये पता करना है कि इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, लेकिन कितना होगा ये हमको ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट बताया। अब हमको ये बायो-सावर्ट लॉ से हमको पता चलेगा कि इसका वैल्यू क्या है होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, वो हम
ओरेस्टेड लॉ से हम देख लिए थे, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से। अब हम इसमें देखेंगे कि उसका वैल्यू क्या होगा। तो अब देखते हैं। अब इसका हम एलिमेंट्री पार्ट लेंगे, पूरा लेंथ L है तो थोड़ा सा पार्ट इसका एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर ए, इसको कह देते हैं करंट कैरिंग वायर। कंसीडर ए करंट कैरिंग वायर, कंसीडर करंट कैरिंग वायर। अब इसका एलिमेंट लेंगे, टोटल लेंथ इसका, अगर हम सपोज डेट इसका टोटल लेंथ अगर L है तो इसका हम एलिमेंट्री लेंथ लेंगे, एलिमेंट्री लेंथ DL। मतलब इसका टोटल लेंथ L है, इसका हम एलिमेंट ले रहे हैं जो कि है DL। अब इसका छोटा सा एलिमेंट लेंगे, देखिए ये L है, सपोज डेट ये आपका डिस्टेंस R है। अब इसका थोड़ा सा डिस्टेंस अगर हम लेते हैं, थोड़ा सा, उसको एलिमेंट्री लेंथ कहते हैं। अब ये थिकनेस भी आप कह सकते हैं, ये जो लेंथ आपका हुआ ये इतना छोटा सा, दिस इज DL। तो इसका एक एलिमेंट ले लिए जिसका लेंथ क्या है DL, टोटल L है, इसका एलिमेंट्री लेंथ है। एंड कंसीडर ये R का वैल्यू भी फ्लक्चुएट करेगा, आगे बढ़ाएंगे, R भी इस यहाँ वेरिएबल है। तो यहाँ पे कंसीडर ए लेंथ, कंसीडर ये डिस्टेंस, कंसीडर डिस्टेंस फ्रॉम करंट कैरिंग, डिस्टेंस कितना कहां से होना चाहिए, करंट कैरिंग वायर से, डिस्टेंस फ्रॉम करंट कैरिंग वायर एंड पॉइंट P एज सोन इन फिगर। ये जो R डिस्टेंस है इसी को हम क्या लेते हैं, स्मॉल r। ये आपका हो गया DL डिस्टेंस है, और R हम क्या लिए, इसका एलिमेंट्री लेंथ लिए। अब ये डिस्टेंस क्या है, इसके बीच में करंट कैरिंग वायर और P के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम ये एज ए R लिए। अब हम इसको देखते हैं। अब देखिए हम लिखते हैं बायोट सावर्ट लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ क्या करता है, इट्स स्टेट दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying wire, अब ये हम जितना भी बात करेंगे वो एलिमेंट्री की बात करेंगे, DL लेंथ के, करंट कैरिंग वायर। अभी हम वायर का नहीं, हम DL लेंथ का बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री लेंथ। सो इट्स स्टेटेड करंट कैरिंग एलिमेंट, हर जगह ये एलिमेंट्री लेंथ है, और ये भी आपका जो R है ये भी एलिमेंट्री लेंथ है, ये भी बढ़ सकता है घट सकता है। तो अब ये इसका पहला कहता है बायट-सावर्ट लॉ कहता क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज
डायरेक्टली proportional to, it is directly proportional to the electric current, it is directly proportional to the electric current। मतलब ये ध्यान से देखिए, B यानी यहां से आप ये कह सकते हैं dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये पहला है, ये जो है फर्स्ट लॉ, इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। क्या कह रहा है कि ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब करंट अगर बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है, इट्स स्टेट दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आई करंट है ना, तो आई करंट अगर बढ़ा, अगर 4 एम्पियर का बह रहा है तो उसके थ्रू मतलब उसके रिस्पेक्टिव जो डीबी होगा उसी के रिस्पेक्टिव होगा। और इसका अगर बनाएंगे, अब ध्यान से देखिए, इट इज, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, इट इज इनवर्सली proportional to the square, ये it is inversely proportional to the square length between a square, it is inversely proportional to the square length between wire, current carrying wire, and point P जो कि फिगर में आपको दिख रहा है। तो ये किसके होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके बीच के स्क्वायर के लेंथ के, जो उसका जो लेंथ हो उसका स्क्वायर, यानी कि dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। तो ये कहता है आपका सेकेंड लॉ। और हम फिर आगे देखते हैं क्या कहता है। पहला कहता है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दूसरा लॉ कहता है, ये आपका इक्वेशन अब हो जाएगा आपका ये सेकेंड। ये कहता है dB इसके जो लेंथ है ये r के, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस r के नहीं, r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका सेकेंड हुआ। अब ध्यान से देखते हैं थर्ड है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ डिस्टेंस बिटवीन, यहां लिख दीजिए डिस्टेंस बिटवीन द करंट कैरिंग वायर एंड द पॉइंट P। इसके जो डिस्टेंस के, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर लेंथ। लेंथ क्या हो, डिस्टेंस जो होगा किसके बीच में, ये करंट कैरिंग वायर और ये P पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा सेकंड पॉइंट कहता है। अब हम देखते हैं, दैट इज माय थर्ड पॉइंट। 2 पॉइंट तो समझ में आ गए, करंट जितना करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इस वायर और इस P पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और उसके स्क्वायर के। तो अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट और बाकी को हम सब समराइज करेंगे। आइए देख रहे थे तो बायर-सावर्ट लॉ का 2 लॉ देखें, इसके स्क्वायर के इसके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हम देखे थे। अब हम देखते हैं, दैट इज माय थर्ड टॉपिक, आई थिंक आप देख लिए होंगे। अब इसको हम मिटाते हैं। ये किसके, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम ये देखें, और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम अभी हम देखे हैं कि इसके जो इसमें करंट अगर बढ़ेगा
तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, ये हम देख लिए। और ये देखिए कि इसके बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अभी तक हम दो दिखे हैं, दोनों को अब हम समराइज करते हैं कि एक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वेशन फर्स्ट आया और इक्वेशन सेकंड आया कि इसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम एक इक्वेशन और लिखते हैं। 2 पॉइंट हम कंक्लूजन निकाल चुके हैं, अब तीसरा कंक्लूजन अब फिर से निकालेंगे। पहला 2 कंक्लूजन क्या निकालें? इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या आया था? इक्वेशन फर्स्ट आया था dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड पॉइंट मेरा आया था dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन देम। ये अब मेरा आएगा थर्ड पॉइंट। ये नीचे था, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर दिए। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। इट इज directly proportional to it is directly proportional to the dl sin theta। ये dl sin theta का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। where dl इज एलिमेंट्री लेंथ। इसका L अगर लेंथ है, हम बताए थे, इसका अगर लेंथ हम इधर इतना कोई वायर होगा तो इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, तो ये लेंथ अगर L है तो ये लेंथ हम एलिमेंट्री, तो dl इज एलिमेंट्री लेंथ। क्या हुआ? dl है एलिमेंट्री लेंथ। आप देखें साइन थीटा, थीटा क्या है? एंड यहां से आप ध्यान से देखिए, ये आपका एंगल यहां से बनेगा r के बीच में। r डिस्टेंस यहां से है, p पॉइंट के r डिस्टेंस है। ये आप ध्यान से देखिएगा, ये जो r डिस्टेंस है करंट और p के बीच में, जो ये r डिस्टेंस आता है, ये जो एंगल बनाएगा, तो एंड थीटा बी द एंगल, इसको बिटवीन पढ़ते हैं, एंगल बिटवीन। आप ध्यान से देखिए, इसके बीच का एंगल, करंट है dl और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो एंगल बनेगा। उसके बीच का एंगल जो होगा, ये पोजीशन वेक्टर r यहां आ जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर, उसके बीच r एंड dl, एंगल बिटवीन r एंड dl। r और dl के बीच का जो एंगल होता है वही थीटा है। r क्या है? वेयर, r को भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। r यहाँ पे है पोजीशन वेक्टर। r क्या है? पोजीशन वेक्टर। यहाँ dl क्या है? वो हम पहले बता चुके हैं, dl है यहाँ एलिमेंट्री लेंथ। अब ये आ गया आपका 3 इक्वेशन। अब जब हमको तीनों इक्वेशन को अब समराइज करेंगे, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, अब तीनों को हम कंक्लूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये आप ध्यान से देखिए। अब हमारे लिए आएगा इसका वैल्यू। अब हम इक्वलिटी साइन को, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम कोई कांस्टेंट, जब भी अब डायरेक्टली या इनवर्सली को हटा के जब हम इक्वलिटी साइन लाते हैं तो हमेशा हम एक यूज करते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, वो हम अब कांस्टेंट टर्म आपके लिए लाते हैं। तो ये आई होप आप लिख लिए हम। अब हमारा 3 इक्वेशन आ गया।
अब तीनों इक्वेशन को हम कंक्लूड करेंगे। फर्स्ट सेकेंड आया, थर्ड है अभी लाए, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल साइन थीटा। अब देखिए तीनों इक्वेशन से हम लाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो अब आ जाएगा डी बी इज इक्वल टू, अब ये जो इक्वलिटी का साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हम इक्वलिटी में करेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट है म्यू बाई 4 पाई, ये कांस्टेंट है, और आ जाएगा आपका यहां से डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये आपका हो गया फाइनल इक्वेशन। अब ये आपका इस पे जो भी लगाना है स्टार लगा लीजिए, ये आपका कंक्लूजन है। अब जब भी हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या चाहिए, अब ये क्या है, म्यू, वेयर म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। जैसा कि हम देखे थे एक एप्सिलॉन नोट को देखे थे, अब इस ये देखेंगे म्यू नोट को। तो म्यू नोट को हम वहां देखे थे एक परमिएबिलिटी, यहाँ हो जाएगा आपका, वहां देखे थे परमिटिविटी एप्सिलॉन नोट, अब ये हो जाएगा परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ये आपका आ गया म्यू नोट। यहाँ क्या है, अब इसका वैल्यू एक कोई कांस्टेंट टर्म है तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। इसका ये कांस्टेंट है तो इसका म्यू बाय 4 पाई का आपका वैल्यू आ जाता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर। यह है टेस्ला, ये है मीटर, ये है एम्पियर। तो इसका आ गया, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका वैल्यू आया है 10⁻⁻7। यहाँ से देखिए ये आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ये हुआ आपका स्केलर। अब देखिए थीटा आपको पता रहे, एल पता रहे, ये आपको जब सब पता रहेगा तो ये आपका आ जाएगा। अब हम इसको लिखते हैं इन वेक्टर फॉर्म। अब जितना हम आगे यूज करेंगे डेरिवेशन, सारा में यही टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। अब ये कैसे आया, पूरा बायोट-सावर्त लॉ आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं इसमें ये डीबी का वैल्यू इन वेक्टर फॉर्म, ये तो स्केलर फॉर्म है ना, इसमें डायरेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। तो यहां से आ जाएगा डीबी, ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर जब आर से मल्टीप्लाई, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई, नीचे आर से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आर क्यूब, और ऊपर करेंगे तो आई था तो आई इधर, तो डीएल इंटू आर साइन थीटा। और कहे थे एंगल क्या होता है, एंगल थीटा क्या है, हम बताए थे थीटा जो है, थीटा एंगल बिटवीन आर क्या है, पोजीशन वेक्टर बताए थे, आर एंड डीएल। डीएल क्या है यहाँ, एलिमेंट्री लेंथ। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड डीएल। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको अगर हम थोड़ा सा और कंक्लूड करते हैं तो आपको आ जाएगा डीवी इन वेक्टर फॉर्म म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, यहाँ देख लेंगे, आर क्रॉस डीएल, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा आर क्यूब। ये आपका आ गया फाइनल इन वेक्टर फॉर्म। ये स्केलर फॉर्म था, ये आपका वेक्टर फॉर्म आ गया। तो अब जब भी रहे, सिंपल सा बात है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट को अगर आप तोड़िएगा तो आर इंटू डीएल साइन थीटा आ जाएगा, जो कि वही प्रीवियस इक्वेशन है, बाय यहाँ आर क्यूब है तो यहाँ से कैंसिल होकर वापस से फिर वही आ जाएगा। तो ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म। थीटा क्या है ये ध्यान से देखिए, आर और डीएल के बीच का एंगल है। अब देखिए, अब हमको डीबी का जब डायरेक्शन निकालना हो
वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखें, क्योंकि हमको वेक्टर का डायरेक्शन निकालना हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड का अगर जब डायरेक्शन हो तो डीबी का भी डीबी उसी डायरेक्शन में होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, इसका डीबी का डायरेक्शन वही होगा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आर क्रॉस डीएल का होगा, इसका भी डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन हमको निकालना है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो सिंपल सा बात है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायरेक्शन निकालना हो तो हमेशा आर का और डीएल के दोनों के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ध्यान से हम बताए थे क्रॉस प्रोडक्ट ना आर वाले में होगा ना डीएल। डीएल समझिए ये लाइन है और ये पी पॉइंट है, तो समझिए कि पी पॉइंट ऐसे ये तो लिनियरली ये 2D पिक्चर है ना, 3D भी हो सकता है, इधर ये पूरा इधर मूव करेगा। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमेशा यहाँ से, अगर डायरेक्शन ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, डीबी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, आर क्या है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, यहाँ से मिलाने का डिस्टेंस, सिंपल सा बात है, यहाँ से डिस्टेंस, ये आर ये नहीं होगा, आर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होगा। तो यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे आर जो है आर के परपेंडिकुलर होगा, डीबी यानी मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर यहां से दिख रहा है। एंड डीबी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डीएल, क्या है, इस लेंथ के, यानी कि जो वायर का लेंथ है उसके हमेशा परपेंडिकुलर टू, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ करंट कैरिंग वायर, मतलब जो वायर का जो है उसके प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा डीबी का डायरेक्शन। तो ये हम डायरेक्शन निकाल पाए, उसका वैल्यू निकाले, एक कांस्टेंट टर्म लगाए, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हम एक कांस्टेंट लिखें, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर बाय एम्पियर। एरिया मत पढ़ लीजिएगा, एम्पियर होता है, क्योंकि हम सब एसआई यूनिट में लिखते हैं। तो ये आपका हो गया पूरा बायट-सावर्त लॉ। जब भी आपको या तो बीएसईबी में पूछे, बिहार बोर्ड, या सीबीएसई में, आप यही लिखिएगा। तो आगे हम देखते हैं इसका नेक्स्ट, जो कि इसका मतलब डायरेक्शन है, ये जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, देखिए स्टार लगा के, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आपका नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, जैसा कि आप पढ़े होंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और इसमें फर्क ये है कि ये नॉन कंजर्वेटिव, ये कंजर्व नहीं होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड, बहुत सारा फील्ड ऐसा है जो कंजर्वेटिव होता है। तो इसमें लिखिएगा इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें कंजर्व नहीं होता है, तो इट इज नॉन। अब हम इसका कुछ एप्लीकेशन देखेंगे और आगे के लेक्चर में हम इसका आर्क पे या होगा तो ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको हम यहीं रखते हैं। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे बायट-सावर्त का एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्त लॉ, बायट-सावर्त लॉ के बारे में पूरा बता दिए और एक्सपेरिमेंट भी हम बता दिए। अब हम इसके थ्रू अब हम अलग अलग पॉइंट पे क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।